तो बेसिकली वी आर हियर फॉर न्यू सब्जेक्ट, राइट? सब्जेक्ट का नाम है एनालिसिस ऑफ अल्गोरिदम। लेट मी शेयर माय स्क्रीन विथ यू। हाँ, कोई तो मुझे फीडबैक दो, मेरा स्क्रीन सबको विजिबल है क्या? यस सर। ओके। हाँ तो स्टूडेंट, हम लोग इस बार एक नए सब्जेक्ट के लिए मिल रहे हैं। सब्जेक्ट का नाम है एनालिसिस ऑफ अल्गोरिदम, जिसका स्टैंडर्ड शॉर्टकट है एओए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर का एक्सटेंशन है। एग्री, बट डेटा स्ट्रक्चर और इसमें फर्क है। अगर आपने डेटा स्ट्रक्चर मेरे से पढ़ा है, मुझे लगता है कुछ लोगों ने पढ़ा है मेरे से डेटा स्ट्रक्चर, तो डेटा स्ट्रक्चर के अंदर ना अपना मेन फोकस था प्रोग्राम्स के ऊपर। याद करो, डेटा स्ट्रक्चर में हमने ढेर सारे प्रोग्राम देखे थे। स्टैक के प्रोग्राम देखे थे, क्यू के देखे थे, लिंक लिस्ट के देखे थे, बरोबर? एओए प्रोग्राम्स के लिए नहीं है। एओए इज मोर अबाउट द प्रॉब्लम्स। जैसे मैथ्स में सम्स होते हैं ना, वैसे एओए के अंदर ना काफी सारे प्रॉब्लम्स है जो आपको सॉल्व करने इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर। एओए सब्जेक्ट, पहली बात तो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर यकीन नहीं आ रहा है तो आप अपने सीनियर से पूछ सकते हो, जो आपके अगर कोई बड़े भाई बहन अगर कोई इंडस्ट्री में जॉब करे उनसे पूछ सकते हो। अल्गोरिदम इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द जॉब पर्सपेक्टिव। बड़े बड़े जो कंपनीज होते हैं, फेसबुक, गूगल या कोई भी, टीसीएस से लेके सारे कंपनीज के इंटरव्यू प्रोसेस में यू विल सी द क्वेश्चंस ऑन एओए। प्लस अगर कोई एमटेक वगैरह का प्लान कर रहे हो तो आपको तो पता है, आपको गेट एग्जाम अपीयर करना पड़ेगा। यू माइट नो ना, अभी सेकेंड ईयर में हो। गेट एग्जाम में भी अराउंड कंप्यूटर में से एक 20% वेटेज यही सब्जेक्ट रखता है, एनालिसिस ऑफ अल्गोरिदम। तो फ्यूचर स्टडी पर्सपेक्टिव एज वेल एज जॉब पर्सपेक्टिव, आई मस्ट से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। रादर ऐसा बोलना भी गलत नहीं रहेगा, आपके पूरे कंप्यूटर इंजीनियरिंग का सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है एओए। ये सब्जेक्ट आपको बताएगा, सिखाएगा अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज। आपको तो पता है ना, एक प्रॉब्लम को मैं अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकता हूं। ये सब्जेक्ट इसी के बारे में कि कौन से प्रॉब्लम के लिए कौन सा स्ट्रैटेजी आपको यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, पहला चैप्टर तो इंट्रोडक्शन है, हम लोग बेसिक बेसिक पढ़ेंगे एओए के। सेकंड चैप्टर से अलग अलग स्ट्रैटेजी स्टार्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे सेकंड चैप्टर का नाम क्या पता है? डिवाइड एंड कॉन्कर। जो स्ट्रैटेजी क्या करेगा, आपके बड़े से प्रॉब्लम को छोटे छोटे सब प्रॉब्लम में डिवाइड करता जाएगा। सर कब तक? जब तक आगे और डिवीजन पॉसिबल नहीं है तब तक डिवाइड करते जाएगा, तब तक डिवाइड करते जाएगा। बाद में क्या करेगा पता है क्या? उन छोटे छोटे सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेगा एंड सॉल्यूशन को मर्ज करेगा। तो अगर आपने नोटिस किया, बड़े से प्रॉब्लम को छोटे छोटे प्रॉब्लम में डिवाइड, देन सॉल्यूशन मर्ज 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 करके जो फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा, कहने से आपके ओरिजिनल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रहेगा। दिस अप्रोच इज कॉल्ड एज डिवाइड एंड कॉन्कर। तो ये अप्रोच के अंदर कौन कौन से प्रॉब्लम्स है, कहां कहां पे ये अप्रोच यूज करना चाहिए, ये सब आप चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ोगे। चैप्टर नंबर 3, इसका नाम है ग्रिडी मेथड्स। ग्रिडी नाम से कुछ समझ में आ रहा है? ग्रिडी मतलब क्या? भाई तो ये ग्रिडी वर्ड का मतलब क्या है रे? अच्छा वर्ड तो नहीं है ग्रिडी। ग्रिडी मतलब सिंपल बोलूं तो लालची, बरोबर ना? जिसको सब चाहिए वैसा। अब ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी पे वैसा ही है चैप्टर नंबर 3 का। ये वाले में ना, आपके प्रॉब्लम के आप जितने पॉसिबल सॉल्यूशन है सब सॉल्यूशन लोगे। इसको सब चाहिए, सब चाहिए, सब चाहिए। फिर उनमें से डिसाइड करेगा कौन सा फिजिबल सॉल्यूशन है। ऐसा जो अप्रोच है, उस अप्रोच का नाम है ग्रिडी मेथड्स। आपके सिलेबस का चैप्टर नंबर 3। फिर उसके अंदर के प्रॉब्लम, वो अप्रोच हम लोग थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 4, जो आपके सिलेबस का सबसे बड़ा चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है डायनामिक प्रोग्रामिंग। डायनामिक प्रोग्रामिंग समवॉट सिमिलर टू ग्रिडी, क्योंकि ये भी ना सब कुछ चेक करता है। हाँ, लेकिन फर्क है। एक एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल, यू ऑल कैन गिव मी द आंसर, स्टूडेंट्स, इवन ऑनलाइन स्टूडेंट कैन गिव मी द आंसर। अगर मैंने बोला कि इंडिया का बेस्ट बैट्समैन कौन, आप मुझे क्या आंसर दोगे? इंडिया का बेस्ट बैट्समैन। क्रिकेट देखते हो ना आप लोग? देखते हो ना?
हु इज द बेस्ट बैट्समैन ऑफ इंडिया? हा तुमचं मत द्या ना तुम्ही मला. कोण आहे? विराट कोहली, रोहित शर्मा. अच्छा ऑनलाइन स्टूडेंट, आप कुछ इसके ऊपर रोशनी डालना चाहोगे? हु इज द बेस्ट बैट्समैन ऑफ इंडियन क्रिकेट? सचिन. सुनील गावस्कर, सचिन, कोई रविंद्र जडेजा बोल रहा है उस दिन मैच खेला इसके लिए. बेसिकली यस, हर एक का पर्सपेक्टिव अलग अलग हो सकता है. ग्रिडी मेथड क्या करता है पता है? ग्रिडी मेथड और डायनामिक में क्या फर्क है? ग्रिडी मेथड ना आज के एरा में जो बैट्समैन है उनको कंपेयर करेगा और आपको बेस्ट बैट्समैन बताएगा. मे बी ग्रिडी मेथड अगर मैंने अप्लाई किया ना, मुझे आंसर मिलेगा विराट कोहली. क्योंकि आज के जनरेशन में जो भी बैट्समैन है, अगर मैं सबको कंपेयर करूं, कहने से स्टैट्स विराट कोहली के बेटर है. लेकिन डायनामिक प्रोग्रामिंग में फर्क यह है कि डायनामिक प्रोग्रामिंग सिर्फ करंट डेटा नहीं देखता, करंट डेटा के साथ साथ हिस्टोरिकल डेटा भी चेक करता है. एंड आप लोग भी मेरे से एग्री करोगे, अगर मैंने पूरा इंसेप्शन से लेकर आज तक का पूरा इंडियन क्रिकेट का हिस्ट्री निकाला, द बेस्ट बैट्समैन वुड बी सचिन तेंदुलकर. तो ग्रिडी मेथड विराट कोहली आंसर दे सकता है, बट डायनामिक जो करंट भी चेक करेगा, हिस्टोरिकल भी चेक करेगा. ऑफ कोर्स विराट कोहली के स्टैट्स अच्छे हैं, लेकिन सचिन के साथ कंपेयर करेंगे तो किसके स्टैट्स अच्छे हैं रे? कैसे नंबर ऑफ मैचेस सचिन के बेटर है, नंबर ऑफ रन्स सचिन के बेटर है, नंबर ऑफ टोटल सेंचुरीज मुझे लगता है उसने 100+ सेंचुरी की है, बराबर ना? सचिन के बेटर है. तो सब में सचिन बेटर है. तो कहने से डायनामिक प्रोग्रामिंग मुझे आंसर देगा सचिन तेंदुलकर. यू गॉट द डिफरेंस? ग्रिडी करंट डेटा को ही देखता है, डायनामिक करंट एज वेल एज हिस्टोरिकल डेटा को भी देखता है. दैट इज द डिफरेंस. मेरा चैप्टर नंबर 4 अपने सिलेबस का सबसे बड़ा चैप्टर, सबसे डिफिकल्ट प्रॉब्लम उसके अंदर होते हैं. डायनामिक प्रोग्रामिंग नाम है उसका. चैप्टर नंबर 5 का नाम है बैक ट्रैकिंग. कभी नाम सुना है मेरे मुंह से? बैक ट्रैकिंग हमने देखा था, याद करो, जब हमने बाइनरी ट्री के ट्रैवर्सल पढ़े थे, याद है वो? प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, बैक ट्रैक करना पड़ता है. वो भी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच ही है. आप आगे जाते हो, फिर से पीछे आके कुछ सॉल्व करके फिर से आगे जाते हो. दैट अप्रोच इज कॉल्ड एज अ बैक ट्रैकिंग. चैप्टर नंबर 5. एक और अप्रोच है ब्रांच एंड बाउंड. ब्रांच एंड बाउंड में ना आप प्रॉब्लम को देख के अपना एक सॉल्यूशन अज्यूम करोगे, फिर एक्चुअल सॉल्यूशन को आपने जो अजम्पशन किया उसके साथ कंपेयर करोगे एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई विच इज द बेस्ट वन. इसको हम लोग बोलते हैं ब्रांच एंड बाउंड. कहने का मुद्दा क्या है पता है क्या? इस पूरे सिलेबस में आपको अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज पढ़ने, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इंजीनियरिंग का. प्रॉब्लम्स ही तो आपको सॉल्व करने, दैट इज ऑल अबाउट इंजीनियरिंग, राइट ना? तो कौन से प्रॉब्लम के लिए कौन सा अप्रोच यूज करना है, रादर विच इज द बेस्ट अप्रोच, यही तो है कंप्यूटर इंजीनियरिंग. और ये सब्जेक्ट आपको वही बताएगा. एक प्रॉब्लम के 1000 सॉल्यूशन है, बेस्ट ये है, ये बताने का काम करता है ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट. ओके स्टूडेंट, तो चलिए आज हम लोग डायरेक्टली उसको स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बोला इसके अंदर प्रॉब्लम्स ज्यादा पढ़ने, तो कोई ऐसा प्री रिक्विजिट की जरूरत नहीं है. दिमाग खुला रखने का, प्रॉब्लम सॉल्व, मैथ्स तो सबको थोड़ा बहुत आता ही रहेगा, बरोबर ना? वही इस्तेमाल करके अपने को प्रॉब्लम इसके करने सॉल्व. तो लेट्स स्टार्ट विथ माय एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम का चैप्टर नंबर 1. जैसे हर सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ही होता है, वैसे इसका भी चैप्टर नंबर 1 क्या है? इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिदम्स स्पेसिफिकली. तो लेट्स स्टार्ट विथ माय फर्स्ट टर्म. मैं मेरा पहला टर्म चालू करता हूं. माय फर्स्ट टर्म इज व्हाट इज एल्गोरिदम. आपको तो पता है, कोई कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, जो भी रिक्वायर्ड है मैं आपको लिखा के देता हूं, बरोबर ना? विल ट्राई टू बाय हार्ट द आंसर हियर ओनली. एल्गोरिदम मतलब क्या? आपको ही पूछ रहा हूं. अभी आज मेरे मुंह से थोड़ी पहली बार सुना एल्गोरिदम, इसके पहले भी सुना रहेगा ना एल्गोरिदम. व्हाट इज एल्गोरिदम? A set of instructions. सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन. इसको ना मैं थोड़ा सा प्रोग्राम बोल सकता हूं. अल्गोरिदम इज नॉट द इंस्ट्रक्शन. हाँ बट ठीक है, और कुछ? Step. सॉरी, सेट ऑफ रूल्स. Set of rules to no, steps to execute the code. स्टेप्स टू अचीव द गोल. कैन बी.
बरोबर जा like रहा है। a blueprint. इट्स अ ब्लूप्रिंट, वेरी गुड, एकदम बराबर बोला उसने। अल्गोरिदम इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ द प्रोग्राम। अभी फ्रैंकली बोलो ना, अपने करिकुलम में हम लोग थोड़ा सा उल्टा पढ़ते हैं। सीपी के अंदर पहले प्रोग्राम पढ़ लेते सारे, एंड बाद में अभी एल्गोरिदम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। बट आइडियली पहले आपको आपके पर्टिकुलर प्रोग्राम का लिखना पड़ता है एल्गोरिदम, एंड एल्गोरिदम लिखने के बाद आप उससे क्या बनाते हो, अपना प्रोग्राम। एंड ट्रस्ट मी, इंडस्ट्री में ना ये दो अलग अलग रूल्स है। इंडस्ट्री में जो लोग एल्गोरिदम लिखते हैं ना, दे आर कॉल्ड एज सिस्टम एनालिस्ट, एंड जो प्रोग्राम बनाते हैं ना उस एल्गोरिदम को यूज करके, उनको हम लोग बोलते हैं डेवलपर्स। एंड ट्रस्ट मी अगेन, द सिस्टम एनालिस्ट विल गेट पेड मच मोर हाई एज कंपेयर टू डेवलपर। क्योंकि डेवलपर का काम क्या है, एल्गोरिदम है, बस उसको प्रोग्राम में सिंटैक्स में डालना बस। एल्गोरिदम बनाने वाले को, वो एनालिस्ट को पूरा एनालिसिस, पूरा दिमाग लगाना पड़ता है। दैट्स व्हाई ही गेट पेड मोर एज कंपेयर टू डेवलपर। अल्गोरिदम का बुकिश डेफिनेशन है, अल्गोरिदम इज अ स्टेप वाइज प्रोसीजर। अल्गोरिदम इज व्हाट? हाँ, आपने अगर कभी अल्गोरिदम देखा रहेगा तो आप देखो ना, अल्गोरिदम के अंदर हमेशा स्टेप लिखे होते हैं। स्टेप नंबर 1 स्टार्ट, फिर कुछ स्टेप होते हैं, लास्ट स्टेप आपको पता हमेशा होता है स्टॉप। अल्गोरिदम इज अ स्टेप वाइज प्रोसीजर विच इज यूज्ड टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। मतलब एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है ना, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? अल्गोरिदम। आज बाय हार्ट करके जाना है सबको, व्हाट इज अल्गोरिदम? सर, इट इज अ स्टेप वाइज प्रोसीजर विच इज यूज्ड टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कोई भी होने दो, उसको सॉल्व करने का जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है ना स्टूडेंट, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? अल्गोरिदम। सुना मैंने क्या बोला? तो प्रोग्राम लिखने से पहले अपने को आइडियली क्या लिखना पड़ेगा? एल्गोरिदम। इसके लिए एक बंदे ने एकदम परफेक्ट बोला, एल्गोरिदम को कोई ऐसा बोलेगा तो भी चलेगा, इट इज अ प्लान ऑफ द प्रोग्राम और ब्लूप्रिंट ऑफ द प्रोग्राम। प्रोग्राम कैसे लिखना है ये बताने का काम कौन करेगा? मेरा एल्गोरिदम। ओके, तो एल्गोरिदम जिसके ऊपर इस बार अपने को करना है फोकस। अभी फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक प्रॉब्लम दिया, लेट्स से सपोज मेरे प्रॉब्लम का नाम है P1, कुछ भी है प्रॉब्लम, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है। और मैंने बोला एक काम करो रे आप सब लोग ना, इस P1 नाम के प्रॉब्लम का एल्गोरिदम लिख दो। इट मे पॉसिबल अनलेस एंड अनटिल यू कॉपीड फ्रॉम ईच अदर, कैन आई से एल्गोरिदम तो सबको खुद से लिखना है, खुद का थॉट प्रोसेस यूज करना है। इट मे पॉसिबल कि एक प्रॉब्लम के मेरे पास मल्टीपल एल्गोरिदम जमा हो जाएंगे। हेलो, सुना मैंने क्या बोला? एक प्रॉब्लम के क्या हो सकते हैं? एक बंदा एक एल्गोरिदम लिखेगा, दूसरा बंदा दूसरा एल्गोरिदम लिखेगा, तीसरा बंदा तीसरा एल्गोरिदम लिखेगा। प्रॉब्लम एक है, इट में अलग ना, थोड़ा सा अलग अलग हो सकता है, बरोबर? तो एक प्रॉब्लम के मल्टीपल क्या हो सकते हैं? बरोबर, क्या हो सकते हैं? एग्री करो ना मेरे से? तो एज एन इवैल्यूएटर अभी मुझे डिसाइड करना है इन सारे एल्गोरिदम में से बेस्ट एल्गोरिदम किसका है। अगर मुझे डिसाइड करना है इन सारे एल्गोरिदम में से बेस्ट एल्गोरिदम किसका है, तो एक साइंटिस्ट कम प्रोग्रामर है जिसका नाम है कॉर्मन, COREMAN। कॉर्मन को ना एल्गोरिदम का जनक, गॉड ऑफ एल्गोरिदम बोला जाता है। कॉर्मन ने अपना एक बुक लिखा है, बुक का नाम भी वही है, एल्गोरिदम्स। एंड सदियों से इस सिलेबस के लिए पूरा दुनिया बोलूंगा तो भी चलेगा, वही बुक रेफर करता है। बुक का नाम ही एल्गोरिदम्स, एंड ऑथर का नाम है कॉर्मन। उसका ई बुक भी इंटरनेट पे PDF कॉपी इजीली मिल जाता है, या आप उसको खरीदोगे तो भी चलेगा। उसके अंदर डेटा स्ट्रक्चर भी आता है, उसके अंदर एल्गोरिदम भी आता है। तो कॉर्मन बोलता है कि अगर मुझे एक प्रॉब्लम के मल्टीपल एल्गोरिदम मिल रहे हैं, और अगर मुझे डिसाइड करना है इनमें से बेस्ट एल्गोरिदम कौन सा है, तो फिर उसके लिए मुझे टर्म यूज करना पड़ेगा, जिस टर्म का नाम है कॉम्प्लेक्सिटी। क्या नाम है टर्म का? कॉम्प्लेक्सिटी मुझे सारे एल्गोरिदम को कंपेयर करके देगा और मुझे बताएगा इनमें से बेस्ट एल्गोरिदम किसका है, वर्स्ट एल्गोरिदम किसका है। समझा मैंने क्या बोला? कॉर्मन ने बोला कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए कॉम्प्लेक्सिटी के दो टाइप यूज करो। द फर्स्ट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी इज कॉल्ड एज
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। क्या नाम है कॉम्प्लेक्सिटी का? वैसे एकदम सिंपल सा डेफिनेशन है, देखो आपको याद रहता है क्या? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिप्रेजेंट करता है द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ओके ओके ओके, मैंने क्या बोला सुना क्या? द अमाउंट ऑफ टाइम, मतलब शुद्ध हिंदी में बोलू, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कितना टाइम लगता है, ये मुझे कौन बताएगा? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इट इज द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो एल्गोरिथम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कितना टाइम लेगा, ये मुझे बताएगा मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। वही कॉर्बन ने बोला जो कॉम्प्लेक्सिटी का सेकंड टाइप है उसका नाम है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। यार बोलते समय स्पेस, लेकिन स्पेस का मतलब होता है मेमोरी। जैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी था द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड, वैसे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का डेफिनेशन है द अमाउंट ऑफ मेमोरी रिक्वायर्ड टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। मेरा एल्गोरिथम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कितना मेमोरी लेता है, दैट इज नथिंग बट व्हाट? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। गाइस, क्या आप मुझे दोनों का डेफिनेशन बता सकते हो? व्हाट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? द अमाउंट ऑफ टाइम may be taken by the algorithm to solve a particular problem. And what is space complexity? The amount of memory required to solve Taken by the algorithm to solve a particular, अर्थात अल्गोरिदम कितना टाइम लेगा, कितना मेमोरी लेगा, दैट इज नथिंग बट व्हाट? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। आपको पता है मैं क्या बोला था? मैं इवैल्यूएटर हूं और आप सब ने मेरे प्रॉब्लम के क्या लिख दिए रे, और अभी मुझे डिसाइड करना है इनमें से बेस्ट एल्गोरिदम कौन सा है। मैं क्या करूंगा पता है क्या? सारे एल्गोरिदम का टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालूंगा। सारे एल्गोरिदम का क्या निकालूंगा? जरा दिमाग लगाओ। कैन आई कमेंट जिस एल्गोरिदम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सबसे कम रहेगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सबसे कम रहेगा, वो मेरा बेस्ट एल्गोरिदम रहेगा। बट उसने कम अमाउंट ऑफ टाइम लिया, कम अमाउंट ऑफ स्पेस लिया प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो बेस्ट रहेगा ना रे वो। वर्स्ट कौन रहेगा मुझे बताइए? द एल्गोरिदम विच हैज हाई time complexity एज वेल एज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। आई वॉन्ट यू टू रिपीट फॉर मी। किस एल्गोरिदम को मैं बेस्ट एल्गोरिदम घोषित करूंगा? विच हैज मिनिमम व्हाट? time complexity and space complexity. एंड किस एल्गोरिदम को मैं वर्स्ट एल्गोरिदम बोलूंगा? विच हैज मैक्सिमम व्हाट? तो कॉर्मन भाई साहब ने अपना काम कर दिया था, उसने बोला ये दो टर्म यूज करो और एल्गोरिदम को कंपेयर करो, कौन सा बेस्ट है कौन सा वर्स्ट है। लोगों ने करना चालू किया। यार स्टूडेंट, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो स्टार बन गया, लेकिन कुछ दिनों बाद स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा सा पीछे रह गया। लोगों को ना आजकल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मतलब क्या? द अमाउंट ऑफ, लोगों का कहना क्या है, आजकल मेमोरी डिवाइसेस इतने बेहतर बन गए। अभी आपको पता है पहले ना एकदम रैम कैपेसिटी वगैरह एमबीज में थे, अभी तो 12-16 जीबी रैम का फोन लेके घूम रहे लोग, बराबर। तो यार आजकल रैम काफी अच्छे बन गए हैं, रॉम मेमोरी भी काफी बेहतर बन गया है। तो मुझे नहीं लगता 3 KB का 4 KB हुआ तो भी कोई ज्यादा फर्क पड़ता है आजकल। फर्क पड़ता है क्या आपको भी आजकल? नहीं ना। हम लोग यार धप्पा धप इमेज इमेज सब एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, बैंडविड्थ से अपने को फर्क नहीं पड़ता, मेमोरी से फर्क नहीं पड़ता। आजकल मेमोरी कैपेसिटी काफी अच्छे आ गए हैं, लोगों के पास मेमोरी डिवाइसेस अच्छे हैं, तो कुछ बाइट से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाँ लेकिन टाइम से पड़ता है। 4 KB का 5 KB हो गया, घंटा फर्क नहीं पड़ता किसी को। लेकिन 4 मिनट का डाउनलोडिंग अगर 5 मिनट हो ले रहा है ना, तो भी अपन बार बार बोलते हैं क्या फालतू इंटरनेट है यार, क्या फालतू स्पीड है, स्पीड जाके चेक भी करेंगे, राइट ना? टाइम मैटर्स, स्पेस डजंट मैटर। तो मैं बोलना ये चाह रहा हूं, जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ती गई स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पीछे रह गया। अभी लोगों को फर्क नहीं पड़ता 4 KB ले रहा है 5 KB ले रहा है, नहीं फर्क नहीं पड़ता। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैटर्स, एंड दैट्स व्हाई गाइस अपना सिलेबस भी ना मेनली फोकस करता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर। एक बार फिर मुझे फिर से बता पाओगे व्हाट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? The amount of time required to solve a particular
तो फिर क्वेश्चन ये था कि भाई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताए, अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। फिर मेरा एल्गोरिदम कितना टाइम लेगा, ये आप कैलकुलेट कैसे करोगे? क्या आप टाइम मिली सेकंड में कैलकुलेट करोगे क्या? नहीं, इधर भी एक इश्यू है। इट मे पॉसिबल कि आपका एल्गोरिदम, आपका प्रॉब्लम कितना टाइम लेता है, ये कभी कभी ना आपके मशीन के हार्डवेयर के ऊपर भी डिपेंड करता है। आप सब लोग मेरे से कन्विंस्ड होना रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे सामने एकदम हाई एंडेड कंप्यूटर रखा, 16 GB रैम, एकदम धमाधम, एकदम क्या i7 वगैरह प्रोसेसर एकदम रखा, तो मेरा प्रॉब्लम फटक से सॉल्व हो जाएगा। वही अगर मेरे सामने कोई पेंटियम एकदम पुराना वाला कंप्यूटर रखा, तो कहने से इट में पॉसिबल एल्गोरिदम सेम है, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व होने के लिए ज्यादा टाइम लेगा क्योंकि हार्डवेयर बेकार है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो यार प्रॉब्लम या एल्गोरिदम कितना टाइम लेगा, ये मैं सेकंड में या मिली सेकंड में नहीं निकाल सकता। तो मेरे एल्गोरिदम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ये मैं कैसे डिसाइड करूं? फिर एल्गोरिदम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है वो डिसाइड करने के लिए कॉर्मन ने ही एक नया टर्म यूज किया, जिस टर्म का नाम है असिम्प्टोटिक नोटेशंस। पढ़ने आ रहा है सबको मैंने क्या लिखा? क्या नाम है टर्म का? इसको यूज करके हम लोग एल्गोरिदम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल सकते हैं। और ट्रस्ट मी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कभी भी सेकंड में, मिनट में, मिली सेकंड में नहीं निकलता। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए कौन सा टर्म है बताइए? असिम्प्टोटिक नोटेशन। असिम्प्टोटिक नोटेशन टोटल 3 टाइप के फंक्शंस या मैथमेटिकल फंक्शन यूज करता है। तो आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जैसे मैंने ऑलरेडी 3 बार बोला, सेकंड में या मिली सेकंड में नहीं मिलेगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मिलेगा आपको इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल फंक्शन। 3 टाइप के मैथमेटिकल फंक्शन है। द फर्स्ट वन आपने नाम सुना रहेगा, उस फंक्शन का नाम है बिग ओ नोटेशन। क्या नाम है फंक्शन का? ओ हमेशा कैपिटल होता है, इसके लिए उसको बिग ओ बोलते हैं। बिग ओ नोटेशन आपके एल्गोरिदम का रिप्रेजेंट करता है अपर बाउंड। क्या रिप्रेजेंट करता है? मतलब क्या पता है क्या? आपका एल्गोरिदम मैक्स टू मैक्स कितना टाइम लेगा, यह बताने का काम करेगा बिग ओ नोटेशन। मैक्स टू मैक्स मतलब जब सारी परिस्थितियां, हिंदी समझ में आता है ना सबको, सारी परिस्थितियां ऑपोजिशन में। मतलब फॉर एग्जांपल दू, आपको 5 नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, और जो 5 नंबर दिए वो एग्जैक्टली डिसेंडिंग ऑर्डर में। आपको किस ऑर्डर में सॉर्ट करना है? और जो नंबर दिए कौन से ऑर्डर में? मतलब कहने से आपके एल्गोरिदम का मैक्सिमम यहां पे एफर्ट लगने वाला है। अरे हाँ या ना? ऐसे को मैं बोलता हूं अपर बाउंड। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम टेकन बाय द एल्गोरिदम इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग बिग ओ नोटेशन। समझा? जैसे वो टेम्परेचर बताते समय कैसे वो न्यूज एंकर मैक्सिमम मिनिमम दोनों टेम्परेचर बताते हैं, वैसे इधर भी मैक्सिमम टाइम मुझे बिग ओ नोटेशन देगा। whereas the second one is called as ओमेगा नोटेशन। ओमेगा नोटेशन रिप्रेजेंट करता है मेरे एल्गोरिदम का लोअर बाउंड। अभी आप ही मुझे बताओ, लोअर बाउंड मतलब आपको क्या समझ में आता है, क्या रहेगा ये? एक एल्गोरिदम मिनिमम कितना टाइम लेगा, ये मुझे कौन बताएगा? मेरा ओमेगा नोटेशन। ओमेगा नोटेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग दिस पर्टिकुलर सिंबल। यही सिंबल होता है ना ओमेगा का। फॉर एग्जाम्पल, मैं वही एग्जाम्पल लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने 5 नंबर असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने, और जो 5 नंबर मेरे पास है वो ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में ही है। आपको समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? तो कह रहे हैं फिर उस केस में जो एल्गोरिदम काम करेगा वो सबसे मिनिमम काम करेगा, राइट ना? दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? लोअर बाउंड। द मिनिमम टाइम टेकन बाय द एल्गोरिदम। इज दिस क्लियर? इसको ना कभी कभी हम लोग बेस्ट केस भी बोलते हैं। वर्स्ट केस किसको बोलते हैं, और बेस्ट केस किसको बोलेंगे? देयर इज वन मोर विच इज कॉल्ड एज थीटा नोटेशन। थीटा नोटेशन रिप्रेजेंट करता है आपके एल्गोरिदम का एवरेज बाउंड। एवरेज बाउंड थीटा कैन बी रिप्रेजेंट यूजिंग दिस पर्टिकुलर सिंबल। हाँ, यही होता है ना थीटा का सिंबल।
अच्छा, एवरेज मॉडल मतलब समझ में आता है क्या? तुम्हारा एल्गोरिदम ऑन एन एवरेज कितना टाइम लेगा ये बताने का काम करेगा मेरा थीटा नोटेशन। तो मैक्सिमम कितना टाइम लेगा कौन बताएगा मुझे? मिनिमम कितना टाइम लेगा वो कौन बताएगा मुझे? और ऑन एन एवरेज कितना टाइम लेगा ये मुझे कौन बताएगा? सबको समझा? ये तीनों मुझे टाइम बताएंगे इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल फंक्शन। दैट्स व्हाई दे आर द पार्ट ऑफ असिम्प्टोटिक नोटेशन। ये वाला लास्ट वाला पार्ट सबको समझा ना? असिम्प्टोटिक नोटेशन कौन सा कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए यूज होता है? टाइम या स्पेस? वो कॉम्प्लेक्सिटी आपको सेकंड में मिली सेकंड में बताता है या फंक्शन के फॉर्म में बताता है? तीन फंक्शन है, कौन से तीन फंक्शन है? बी को क्या रिप्रेजेंट करता है? लोअर बाउंड, अपर बाउंड, एवरेज बाउंड। मतलब क्या? बराबर, मैक्सिमम कितना टाइम लेगा। ओमेगा क्या रिप्रेजेंट करता है? मतलब मिनिमम कितना टाइम लेगा। और थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑन एन एवरेज कितना टाइम लेगा ये मुझे बताने का काम कौन करेगा? थीटा नोटेशन। नॉर्मली स्टूडेंट कॉर्मन का कहना ये है कि वी ह्यूमन बीइंग ऑलवेज थॉट फॉर दी क्या बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक वे। हम लोग हमेशा बोलते हैं ज्यादा से ज्यादा वर्स्ट केस हमेशा हम लोग कंसिडर करते हैं, बराबर ना? किधर जाना भी है तो भी हम लोग ऐसा बोलते हैं ना, वर्स्ट टू वर्स्ट मैं एक आध घंटे में पहुंच ही जाऊं। वी ऑलवेज थॉट फॉर द वर्स्ट केस। आर यू ऑल गाइज एग्री विथ मी? बराबर, हम लोग हमेशा पेपर के लिए बेस्ट केस नहीं, पेपर को अगर मुझे जाना है वर्स्ट केस पकड़ते हैं। भाई ट्रैफिक रहेगा, भाई बस बंद पड़ेगा, भाई रिक्शा बंद पड़ेगा, भाई ट्रेन का कुछ होगा। हम लोग एक आध घंटे पहले तो सेंटर में जाके नॉर्मली बैठते हैं, या मैं तो बैठता था। अभी आप आज के जमाने में लोग बैठते कि नहीं पता नहीं मुझे, क्योंकि वी ऑलवेज थॉट फॉर द वर्स्ट केस ना। 10 12 के पेपर में वर्स्ट केस ही अपने को लगता था। भाई ये होगा, भाई ये हुआ तो क्या होगा, ये हुआ तो क्या होगा। होता नहीं था, बट वी ऑलवेज थॉट फॉर द वर्स्ट केस। वैसे ही अपना नसीब, राइट? तो इधर भी वी ऑलवेज थॉट फॉर द वर्स्ट केस क्या होगा। इसके लिए तीनों को अगर मैं कंपेयर करूं, नॉर्मली हम लोग इसको यूज करते हैं, बिग ओ नोटेशन। किसको प्रेफर करेंगे हमेशा? ओके गाइस, समझा? मैंने अभी तक आपको तीन डेफिनेशन बताए अल्गोरिदम का। व्हाट इज अल्गोरिदम? स्टेपवाइज प्रोसीजर विच इज यूज टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, बराबर? प्लान और ब्लूप्रिंट ऑफ द प्रोग्राम। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब समझा ना? अल्गोरिदम्स को कंपेयर करने के लिए दो टाइप के कॉम्प्लेक्सिटी, कौन से? अपना फोकस किसके ऊपर होता है, एंड उसके लिए कौन सा नोटेशन हम लोग यूज करते हैं? असिम्प्टोटिक नोटेशन। एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले ये तीनों डेफिनेशन को एक बार लिख लेते हैं, चलेगा? चलिए। स्लाइड दिख रहा है सबको? चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन। पहला डेफिनेशन अल्गोरिदम। तो भोसले आले का एक मिनट था, स्लाइड चेंज करो। तो मुलं येताना थोडस हे होतं ना, स्टुडंट जेव्हा येतात प्रॉब्लेम. आता राहू दे, काय प्रॉब्लेम.
तू बोला ना नेक्स्ट वीकला काय ते करणार आहेस ना. हा बघू. डन. ये लिख लीजिए, जस्ट कम. Shall I change the slide?
डन। समझ के लिख रहे हो ना? क्या ये थियरी भी बिल्कुल, ये सिलेबस बिल्कुल भी थियरी नहीं है, ये सिलेबस पूरा प्रॉब्लम्स है, सम्स है, लाइक मैथ्स। हाँ कुछ एक 4-5 प्रोग्राम्स भी है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल प्रॉब्लम्स ही है। डन। चलिए, तो इतना सब थियरी होने के बाद जैसे चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन, वी आर गोइंग टू सी सम बेसिक एग्जांपल कि भाई एल्गोरिदम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकाल सकते हैं। एक थोड़ी देर बाद लिखे आप, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं। मैंने बोला वी आर गोइंग टू सी कुछ छोटे छोटे एल्गोरिदम जिनका आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल के दिखाता हूं। अच्छा, उस बहाने से अपने को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के रूल्स भी समझ में आ जाएंगे, तो एग्जांपल के थ्रू ही अपन रूल्स भी पढ़ लेते हैं। फाइन, लेट मी टेक वन वेरी बेसिक एग्जांपल। सपोज स्टूडेंट, मुझे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना है एक एल्गोरिदम का। एल्गोरिदम है टू चेक वेदर द नंबर इज इवन और ऑड। टू चेक वेदर द नंबर इज, अच्छा एल्गोरिदम का नाम कुछ भी हो सकता है। एक काम करता हूं, मैं उसको नाम देता हूं इवन ऑड करके, ठीक है ना, नाम कुछ भी चलेगा, मैं इसको नाम दूंगा इवन ऑड। आपको क्या लगता है रे, नंबर चेक करना है इवन है कि ऑड है, मुझे इस एल्गोरिदम को कितने इनपुट देने पड़ेंगे? 2 इनपुट देने पड़ेंगे? क्या से एक ही देना पड़ेगा ना, उसी को चेक करूंगा इवन है या ऑड है, बराबर। तो लेट्स अज्यूम कि मेरा इनपुट रहेगा n, तो इधर कोलन देता हूं मैं, मतलब एल्गोरिदम मेरा हुआ स्टार्ट। आप मुझे बताओ ना, ये तो आपको पता होना चाहिए, कब बोलूंगा अरे मैं नंबर को इवन नंबर है? कहने से डिविजिबल बाय 2 है तो नंबर इवन नंबर होता है, बरोबर। अपना नंबर कौन सा है, n है, बरोबर ना। तो कहने से मैं कंडीशन लिखूंगा, अगर मेरा n 2 से डिविजिबल है, आपको पता है ना 2 से डिविजिबल है, मतलब मॉड्यूलस मुझे मिलना चाहिए 0। दोस्तों हाँ या ना, ये कंडीशन तो सबको पता है ना। अरे अगर ये कंडीशन ट्रू है मतलब नंबर किससे डिविजिबल है, मतलब नंबर क्या है मेरा, बराबर क्या है मेरा। तो कहना है एल्गोरिदम के अंदर मैं लिखता हूं इधर प्रिंट, हाँ प्रोग्राम नहीं ना, प्रोग्राम होता तो मैं प्रिंट एफ लिखता, एल्गोरिदम है तो मुझे लिखूंगा प्रिंट डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इधर मैं लिखता हूं इवन नंबर। अच्छा है, ये कंडीशन फॉल्स भी तो हो सकता है, तो उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा मुझे, एल्स के पास कंट्रोल कब आएगा रे, जब ये कंडीशन क्या हो जाएगा, मतलब नंबर कौन सा नंबर है। तो आप ही मुझे बोलो ना मैं क्या लिखूंगा, कहने से मुझे लिखना पड़ेगा प्रिंट डबल इन्वर्टेड कॉमा में ऑड नंबर। एम आई क्लियर, बरोबर। तो चलो एल्गोरिदम तो छोटू सा था, मैंने लिख भी दिया, मुझे अभी इस एल्गोरिदम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना है। जैसे मैंने बोला साइमल्टेनियसली मैं आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के रूल्स भी बताता जाऊंगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने का रूल नंबर 1, यू नीड टू इग्नोर द स्टेटमेंट वेयर देर इज कंडीशन, मतलब जो स्टेटमेंट में कंडीशन है ना वो स्टेटमेंट को इग्नोर करो। मुझे बोला एल्गोरिथम ये वाले स्टेटमेंट से इफ से चालू हुआ, बरोबर। क्या इस स्टेटमेंट के अंदर कंडीशन लिखा है क्या स्टूडेंट, ये जो इफ वाला स्टेटमेंट है वहां पे कंडीशन लिखा है क्या, हाँ या ना। अच्छा बरोबर ना, इफ के ब्रैकेट में कंडीशन ही होता है, बरोबर, तो उसको इग्नोर करो बोलता है, ये स्टेटमेंट को काउंट मत करो, इग्नोर इट। तो इफ तो इग्नोर किया, नीचे आया, क्या प्रिंट कर रहा है, ये कितनी बार एग्जीक्यूट होगा इवन नंबर, अरे आप कुछ तो आंसर दो मुझे, कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, नहीं किसी लूप के अंदर नहीं लिखा है, नॉर्मली लिखा है, तो कहना इससे एक ही बार होगा।
अगर ये स्टेटमेंट एक बार एग्जीक्यूट होगा तो ये स्टेटमेंट लेगा 1 यूनिट टाइम। यूनिट क्या है अपने को पता नहीं है, सेकंड, मिली सेकंड, वो सब उसके ऊपर छोड़ दो। हम लोग बोलेंगे एक बार होगा ना, ये एक बार होगा ना, तो इट विल टेक 1 यूनिट टाइम। उधर देखिए मुझे आंसर दो। नेक्स्ट स्टेटमेंट कौन सा है? एल्स। लेकिन एल्स भी तो कंडीशन का ही पार्ट है, बरोबर ना? अगर कंडीशन फॉल्स है तो एल्स एग्जीक्यूट होता है, मतलब कहने से एल्स को भी मैं इग्नोर कर सकता हूं। आगे नेक्स्ट क्या है बताइए मुझे, कितनी बार होगा ये? सब लोग कन्फर्म, मुझे 100% कन्फर्ट करके आंसर दो, कितनी बार एग्जीक्यूट होगा? कहने से अगर ये भी एक बार एग्जीक्यूट होगा तो इट विल ऑल्सो टेक 1 यूनिट टाइम। तो ये अल्गोरिदम टोटल कितने यूनिट टाइम ले रहा है रे? 2, सोच समझ के बोलो, या एक? एक क्यों एक? क्योंकि सर आइदर इवन नंबर प्रिंट होगा या फिर और नंबर प्रिंट होगा, दोनों एक साथ होंगे क्या रे प्रिंट? तो भले दोनों एक ही ले रहे, लेकिन दोनों में से तो एक ही होगा ना स्टूडेंट। तो कहने से इसका टोटल होगा 1 यूनिट टाइम। हेलो, मैं क्लियर हूं क्या सबको? अगर ये एल्गोरिदम पूरा लेगा 1 यूनिट टाइम तो इसका कॉम्प्लेक्सिटी, जैसे मैंने बोला कॉम्प्लेक्सिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग अ फंक्शन, बरोबर? तो इसका कॉम्प्लेक्सिटी मैं बोलूंगा ऑर्डर ऑफ, बिगो को ऑर्डर ऑफ बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ कितना यूनिट टाइम लेगा टोटल? तो इसका कॉम्प्लेक्सिटी आएगा ऑर्डर ऑफ 1। चलो श्री गणेशा तो हो गया, पहले एल्गोरिथम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने निकाला, ठीक है, समझा ही रहेगा। आगे बढ़ता हूं मैं भाई। मेरा दूसरा एल्गोरिथम, सिंपल सा कोड, 2 नंबर को मुझे स्वैप करना है। क्या करना है 2 नंबर को? एल्गोरिथम कैसा रहेगा मुझे बताइए? स्वैप करके फंक्शन रहेगा मे बी। कितने नंबर इसको पास करने पड़ेंगे? एक काम करता हूं, नंबर को अज्यूम करता हूं ए और बी। अच्छा मुझे लगता है इवन आप लोग भी मेरे से एग्री करोगे, इतना तो आना चाहिए, कंप्यूटर इंजीनियर हम लोग। कहने से स्वैप करने के लिए मुझे टेम्पररी वेरिएबल लगता है, बरोबर? वो 3 स्टेटमेंट बोलो ना टेम्प को यूज करके जो आप स्वैप करते थे, मुझे लिखना पड़ेगा टेम्प इज इक्वल टू ए, आगे ए इज इक्वल टू बी, आगे बी इज इक्वल टू 10। कम ऑन स्टूडेंट, ये तो आना चाहिए सबको, बरोबर ना? यार ये 3 स्टेटमेंट क्या करेंगे रे? ए और बी को क्या कर देंगे? स्वैप कर देंगे। सुना क्या? क्या करेंगे ए और बी को? चलो मैं फिर से पिंक कलर का पेन हाथ में लेता हूं, मुझे बताओ कौन सा स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट होगा? टेम्प इज इक्वल टू ए कितनी बार एग्जीक्यूट होगा? मतलब कितना टाइम लेगा? 1 यूनिट टाइम। डरो मत, बोलते जाओ। ए इज इक्वल टू बी तो कितना? थोड़ा सा डायरेक्ट लिख दे दो, चलेगा ना? अच्छा बी इज इक्वल टू टाइम कितनी बार, तो कितना टाइम लेगा ये, बराबर? तो मुझे बोलो इसका टोटल टाइम कितना हुआ? 1 यूनिट टाइम होगा। अरे 1 होगा क्या? 3 स्टेटमेंट हो गए ना इधर, तो 1 यूनिट टाइम, 1 यूनिट टाइम, 1 यूनिट टाइम, कितना यूनिट टाइम हुआ टोटल? यू वांट कैलकुलेटर फॉर इट? कितना यूनिट टाइम हुआ? कहने से ये टोटल लेगा 3 यूनिट टाइम। अरे भाइयों हाँ या ना? उसने क्यों 1 यूनिट टाइम लिया था? ठीक है, आइदर इवन नंबर या फिर ऑड नंबर, इधर ऐसा आइदर और है क्या? तीनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने वाले हैं, तो ये कितना यूनिट टाइम लेगा मतलब मुझे बताइए। तो मुझे बताओ इसका कॉम्प्लेक्सिटी एफ ऑफ एन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ क्या लिखूं मैं? अरे बोलो, बराबर बोल रहे हो, ऑर्डर ऑफ क्या लिखूं मैं? 3। रूल नंबर 2, ऑर्डर ऑफ एनी कांस्टेंट can be written as order of 1. Have you heard मैंने क्या बोला? Order of any, order of 3 होने दो, ये order of 3000 होने दो। अगर order of कोई भी कांस्टेंट है, it can be written as order of 1. तो just like a previous one, इसका भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या मिला मुझे? ऑर्डर ऑफ 1। सर अगर ऑर्डर ऑफ 3000 होता तो, ऑर्डर ऑफ 3 लाख होता तो 1। एम आई क्लियर टू यू गाइस? बरोबर समझा?
समझाए तो मुझे स्टूडेंट ना मेरे नेक्स्ट वाले एग्जांपल का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता सकते हैं। मेरा नेक्स्ट वाला एग्जांपल कुछ ऐसा है। फॉर लूप आता है ट्रेस करने सबको। I इज इक्वल टू 1, I लेस देन इक्वल टू n, I प्लस प्लस। और अंदर ना स्टूडेंट एक सिंपल सा स्टेटमेंट है, प्रिंट डबल इन्वर्टेड कॉमा में हाई। जरा फॉर लूप देखो और मुझे बोलो ये फॉर लूप के अंदर जो लिखा हुआ है कितनी बार एग्जीक्यूट होगा। n की वैल्यू अरे फॉर लूप के अंदर जो भी लिखा है कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, एक बार N सिर्फ times. n की N times. n टाइम्स, ऐसा बोलो ना, फिर कितनी बार एग्जीक्यूट होगा। आवाज नहीं आ रहा है मुझे, एक बार फिर से पूछता हूं, ये हाई कितनी बार प्रिंट होगा, कितनी बार प्रिंट होगा, 1 टाइम या n टाइम। तो कहने से अगर n टाइम होगा इट विल ऑल्सो टेक n यूनिट टाइम। हेलो, आया ना। अगर ये n यूनिट टाइम लेगा बराबर, क्योंकि n टाइम्स आपने बोला ना, तो इसका कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा f ऑफ n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ n। हेलो, समझा सबको, कितना यूनिट टाइम लिया था पूरे एल्गोरिथम ने। तो कहने से कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ n। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, अभी मुझे समझेगा कि आपको समझाए कि नहीं। मेरा नेक्स्ट एल्गोरिथम कुछ ऐसा है। फॉर i इज इक्वल टू 1, सोच समझ किया, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस। फॉर j इज इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू n, j प्लस प्लस। और अंदर कोई तो एक एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट कैन बी एनीथिंग, प्रिंट हाई सपोज। जे वाला लूप खत्म, आई वाला लूप खत्म। फॉर लूप को ट्रेस करने आते हैं सबको। मुझे बोलो जब आई का वैल्यू 1 रहेगा, स्टार्टिंग में आई का वैल्यू 1 रहेगा बरोबर, ये जे वाला लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, जे वाला लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, N कहां से कहां तक times. जा रहा है। तो 1 से लेके एन तक कितनी बार हुआ, n कितनी बार हुआ। times. तो i इज इक्वल टू 1 कहने से n टाइम्स एग्जीक्यूट करेगा। नेक्स्ट सिचुएशन में i का वैल्यू क्या बनेगा, अरे 1 के बाद डायरेक्ट n बनेगा क्या i का वैल्यू। आवाज नहीं आ रहा है मुझे। जब i का वैल्यू 2 रहेगा, अंदर आएगा, जे फिर से 1 से लेके n तक एग्जीक्यूट होगा। मतलब जे वाला लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, नेक्स्ट i का वैल्यू क्या बनेगा, फिर से अंदर आएगा, जे कहां से कहां तक, मतलब कितनी बार। बरोबर ऐसा आई कब तक जा रहा है, आई का लास्ट वैल्यू क्या है। हाँ, तो आई का वैल्यू जब n रहेगा तभी भी जे वाला लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगा। अरे आवाज नहीं आ रहा है। तो आप देख रहे हो अगर मैं सबका एडिशन करूं, n टाइम n टाइम n टाइम n टाइम, ऐसा कितनी बार हो रहा है। तो कैन आई कमेंट n बार हो रहा है, n नंबर ऑफ टाइम्स। अरे भाई हाँ या ना। दैट्स वाई इस पर्टिकुलर एल्गोरिदम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी माना जाएगा ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। क्या माना जाएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ऑर्डर ऑफ। नहीं समझा लगता है पक्का। प्रीवियस वाले का क्या था, ऑर्डर ऑफ, इसका क्या ऑर्डर ऑफ। कॉमन सेंस की बात है, बड़ा कौन है n या n स्क्वायर। तो कहने से अगर किसी एल्गोरिदम का ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर आ रहा है वो मेरे लिए वर्स्ट रहेगा, लेकिन भाई अगर किसी का कंपैरेटिवली ऑर्डर ऑफ n आ रहा है उसको मैं बोलूंगा बेस्ट एल्गोरिदम। नहीं समझा लगता है पक्का। ऑनलाइन स्टूडेंट मुझे एक बार आपका भी फीडबैक चाहिए। इज दिस क्लियर एवरीवन। यस सर। ओके, अगर क्लियर है तो नेक्स्ट एग्जांपल आप मुझे बोलो अभी क्या आएगा। फिर से एक सम आपको दे रहा हूं, ये सारे सम ना दो दो मार्क के लिए पूछे जाएंगे या ओरल प्रैक्टिकल में भी पूछा जाएगा। मेरा नेक्स्ट एग्जांपल कुछ ऐसा है। फॉर i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस। फॉर ध्यान से देखो, j इज इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू i,
जे प्लस प्लस, और अंदर ना कोई तो एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है। इधर जे वाला लूप खत्म, इधर आई वाला लूप खत्म। चलो पिंक कलर का पेन लेता हूं, मुझे फिर से बोलो आई का स्टार्टिंग वैल्यू क्या रहेगा? जे वाला लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगा? कहां से कहां तक जा रहा है उधर देख के बोलो मुझे, कहां से कहां तक जा रहा है? 1 से लेके आई, लेकिन आई तो 1 ही है ना, तो 1 से लेके 1 तक कितनी बार होता है? 1, बरोबर। तो कहने से एक बार एग्जीक्यूट होगा। उधर देख के नेक्स्ट आई का वैल्यू क्या रहेगा? जे कहां से कहां तक? 1 से 2 तक कितनी बार होता है? तो कहने से 2 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। हाँ या ना? अरे यार क्या कंफ्यूज होगी मेरे, तुम देख रहे हो, बरोबर। नेक्स्ट टाइम आई का वैल्यू क्या बनेगा? जे कहां से कहां तक, मतलब कितनी बार? ऐसे आई का वैल्यू बढ़ता जाएगा। व्हाट इज आई का लास्ट वैल्यू? तो आई का वैल्यू जब एंड रहेगा कहां से कहां तक? 1 से, मतलब कितनी बार? तो अगर मैं सबका एडिशन करूं, पहली बार एक बार हुआ था, बरोबर। नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम 4, डॉट डॉट डॉट, ऐसे कब तक? इसको मैं किसी मैथमेटिकल फॉर्मूला में इंटरप्रेट कर सकता हूं क्या? कैन आई से इट इज नथिंग बट n इंटू n-1/2। पक्का यार, इसको तो मैं फोड़ भी सकता हूं, राइट ना? विच इज नथिंग बट इक्वल टू n² -n/2। अभी सर इधर क्या करूं? इधर एक जगह n² भी है, एक जगह n भी है। रूल नंबर 3 उसी के बारे में तो बात करेगा। रूल नंबर 3 बोलता है कंसीडर nth हाईएस्ट डिग्री, नॉट nth, n's, n का हाईएस्ट डिग्री कंसीडर करो। गाइस यू नो व्हाट इज डिग्री? मेरे इस एग्जांपल में n का हाईएस्ट डिग्री क्या है रे? n² या n? तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में बोलूंगा f ऑफ n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ n²। नहीं समझा? 100% पक्का। एक एग्जांपल लू और चलिए, लास्ट वाला सैंपल एग्जांपल आपके लिए। फॉर i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस, इसके अंदर स्टूडेंट मेरा स्टेटमेंट 1 है। फॉर j इज इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू n, j प्लस प्लस, इसके अंदर ना स्टूडेंट मेरा स्टेटमेंट 2 है। चलिए पिंक कलर का पेन हाथ में लेता हूं, मुझे इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताइए। आई वाला लूप कहां से कहां तक जा रहा है? जरा जोर से कनखड़ित बोलो। 1 से, मतलब स्टेटमेंट 1 कितनी बार एग्जीक्यूट होगा? हाँ, अगर n टाइम एग्जीक्यूट होगा मतलब ये कितना टाइम लेगा? n यूनिट टाइम, बरोबर। अच्छा जे कहां से कहां तक एग्जीक्यूट हो रहा है? मतलब वो भी कितनी बार एग्जीक्यूट होगा? तो वो भी कितना टाइम लेगा? बरोबर, कहने से वो भी लेगा n यूनिट टाइम। तो जरा मुझे बोलो टोटल एल्गोरिथम कितना टाइम लेगा? आवाज नहीं आ रहा है? कहने से 2n यूनिट टाइम, बरोबर। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में बोलूंगा f ऑफ n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ 2n, ऑर्डर ऑफ। अच्छा रूल नंबर 4, कॉम्प्लेक्सिटी निकालते समय यू कैन इग्नोर द कोएफिशिएंट ऑफ n। n का क्या इग्नोर कर सकते हो? तो गाइस मैं इधर आपको बताना चाहता हूं, ऑर्डर ऑफ 2n होने दो या ऑर्डर ऑफ 2000n होने दो, यू कैन इग्नोर दैट कोएफिशिएंट। तो ऑर्डर ऑफ 2n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ n। कोएफिशिएंट कैन बी इग्नोर्ड, डिग्री कैनॉट बी इग्नोर्ड।
पेन रखूं मैं? सबको समझा मैंने क्या बोला? पक्का? मेरे सारे एग्जांपल्स क्लियर है सबको? रूल्स क्लियर है सबको? रूल्स किधर तो नोटबुक में लिख के रखने के, एंड एग्जांपल एक एक करके लिखना चालू करने का। पर वो सेकंड लास्ट एग्जांपल का लॉजिक नहीं समझा। लास्ट एग्जांपल का? लास्ट का लास्ट एग्जांपल में स्टेटमेंट वन कितनी बार एग्जीक्यूट होगा? वन से लेके एन तक, मतलब एन यूनिट टाइम वो लेगा। स्टेटमेंट टू भी जे वाला लूप है, वन से लेके एन तक, वो भी एन यूनिट टाइम लेगा। तो एन प्लस एन, 2n हुआ ना? यस सर। बट द कोइफिशिएंट 2 कैन बी इग्नोर, तो इट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एन। सर वो टू एन इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई टू का लॉजिक नहीं समझा। अच्छा ये वाला, अरे ये तो मैथमेटिकल फॉर्मूला है ना, क्या बोलते हैं इसको? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस एन का ये फॉर्मूला है। इट्स अ स्टैंडर्ड मैथ्स फॉर्मूला, एन इंटू एन माइनस वन बाई टू। तो उसी को मैंने फोड़ दिया, एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू। ओके सर। चलो लिया।
Can you scroll up? अगर कोई लूप n-1 टाइम रन होता है तो भी उसका कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n ही रहेगा। हमने बोला ना n का हाईएस्ट डिग्री पकड़ने का, n-1 होने दो, n-2 होने दो, ऑर्डर ऑफ n ही रहेगा उसका। Sir, can you show that swap? But can you show that swap? कौन सा? Swap वाला function. ठीक है, आप पहले इसको कंप्लीट कर दीजिए, बाद में स्वैप के पास जाता हूं। डन। हाँ, किसको स्वैप देखना था? चलिए, सो ये थे कुछ बेसिक बेसिक एग्जांपल। अभी मेन प्रॉब्लम्स को लेते हैं। यार स्टूडेंट, अपने चैप्टर नंबर 1 में ना वी हैव 3 सॉर्टिंग टेक्निक्स। सॉर्टिंग मतलब समझ में आता है सबको? सॉर्टिंग मतलब क्या? जो नंबर्स को, सेट ऑफ नंबर को एक असेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करके देगा। क्या करके देगा असेंडिंग ऑर्डर में? तो अपने चैप्टर नंबर 1 में 3 सॉर्टिंग टेक्निक है, चैप्टर नंबर 2 में 2 सॉर्टिंग टेक्निक है। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 का पहला सॉर्टिंग टेक्निक कवर करने वाले हैं। यार स्टूडेंट, सब लोग का ध्यान इधर, कुछ नहीं समझा मुझे उधर के उधर ही रोक दीजिए। मेरे सिलेबस में जो सबसे पहला सॉर्टिंग टेक्निक है, उस सॉर्टिंग टेक्निक का नाम है बबल सॉर्ट। क्या नाम है इसका? मे बी यू हर्ड दिस नेम बिफोर, बरोबर। चलो आज उसी बाने एक बार फिर से पढ़ भी लेंगे। बबल सॉर्ट का पर्पस क्या होता है? नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके देना। क्या करके देगा नंबर्स को? एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा, नॉर्मली दे विल आस्क दिस क्वेश्चन फॉर 5 मार्क्स। 3 मार्क के लिए दे विल आस्क द एल्गोरिथम, एंड 2 मार्क के लिए आपको उसका कॉम्प्लेक्सिटी निकालने बोला जाएगा। तो पहले एल्गोरिथम लिखने का, बाद में कॉम्प्लेक्सिटी डिराइव करने का। सुना मैंने क्या बोला? अभी इधर सिखाते समय मैं एक एग्जांपल भी लेता हूं, मतलब एल्गोरिथम बनाते समय अपने को थोड़ी सी हेल्प हो जाएंगी, ठीक है? तो पहले इसका एग्जांपल पढ़ लेते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास ना कुछ रैंडम नंबर्स है। मेरे नंबर कुछ ऐसे, मेरे पास एक एरे है, एरे का साइज है सपोज n इज इक्वल टू 5, मतलब एरे के अंदर 5 एलिमेंट है।
ए करके मेरे एरे का नाम है 0 1 2 3 4। ये 0th इंडेक्स 1 2 3 4 बरोबर एरे है। नंबर्स अंदर के कुछ ऐसे है, आपने मुझे बोला नहीं समझे तो आप उधर के उधर मुझे बोल दोगे। नंबर कुछ ऐसा है 10 8 6 7 2। आपको दिख रहा है नंबर रैंडम है, मुझे उनको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। क्या करना है मुझे उनको? बबल सॉर्ट क्या बोलता है पता है क्या? जब आपके पास नंबर रहेंगे ना, सॉर्ट करने के लिए आप दो दो नंबर्स को कंपेयर करो। यू कंपेयर टू नंबर्स। रूल नंबर 1, अगर दो नंबर को कंपेयर करोगे, नंबर ऑर्डर में है, मतलब पहला वाला छोटा दूसरा वाला बड़ा, ऑर्डर में है तो उसको वैसे ही रखो। लेकिन अगर दो नंबर को कंपेयर करोगे और दो नंबर अगर ऑर्डर में नहीं है, उनको एक दूसरे के साथ करोगे स्वैप। समझा मैंने क्या बोला? ऑर्डर में है तो एज इट इज, ऑर्डर में नहीं है तो क्या करो? स्वैप। चलो पहले दो नंबर 10 और 8 आर दे इन ऑर्डर? पहला छोटा होना चाहिए दूसरा बड़ा होना चाहिए ना असेंडिंग में। आर दे इन ऑर्डर? क्या करो, जरा गाड़ी एटलीस्ट 4th गियर पे तो डालो यार। क्या करो, इधर आ जाएगा 8, इधर आ जाएगा 10, कहने से बाकी सब एज इट इज। अभी गाड़ी आगे ढके लो। नेक्स्ट दो नंबर 10 एंड 6 आर दे इन ऑर्डर? क्या करो, इधर आ जाएगा 6, इधर आ जाएगा 10, बाकी सब एज इट इज बोलने का, बरोबर। अच्छा नेक्स्ट दो नंबर, अरे नेक्स्ट दो नंबर कौन से मुझे बताओ? 10 और आर दे इन ऑर्डर? क्या करो, चलो इधर कौन आ जाएगा, इधर कौन आ जाएगा 10, कहने से बाकी सब एज इट इज। नेक्स्ट दो नंबर आर दे इन ऑर्डर? क्या करो, इधर आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा 10, बाकी सब कहने से एज इट इज। अरे भाइयों बरोबर की नहीं? अच्छा मैं क्या बोलता हूं, अभी कहने से आरे खत्म हो गया, 10 के साथ कंपेयर करने के लिए और कोई आगे है ही नहीं। अरे भाई हाँ या ना? 10 के साथ कंपेयर करने के लिए आगे कोई है ही नहीं, तो मैं बोलूंगा इधर मुझे मिल गया मेरा पास नंबर 1। और पास नंबर 1 में आप देखो हाईएस्ट एलिमेंट अपनी जगह पे आ जाता है। 10 को देखो अपनी जगह मिल गई, 10 की जगह वही बराबर है। समझा? आइडियली नेक्स्ट पास में उसको मुझे कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, उसको अपनी जगह मिल गई। एम आई क्लियर एवरीवन? कौन सा पास मिला मुझे? पास नंबर। और पास 1 में बबल सॉर्ट में किसको अपनी जगह मिल जाती है? हाईएस्ट नंबर को अपनी जगह मिल जाती है। नेक्स्ट पास के लिए मुझे फिर से स्टार्टिंग से खेलना पड़ेगा। नंबर कौन से दो नंबर? आर दे इन ऑर्डर? क्या करो, इधर आ जाएगा 6, इधर आ जाएगा 8, बाकी सब एज इट इज। 10 को किया नहीं किया अभी फर्क नहीं पड़ता, 10 अपनी जगह पे फिक्स हो गया है। नेक्स्ट दो नंबर कौन से? आर दे इन ऑर्डर? तो इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, कहने से बाकी सब एज इट इज। नेक्स्ट दो नंबर आर दे इन ऑर्डर? क्या करो, इधर आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा 8, बाकी सब एज इट इज। अच्छा मैं क्या बोलता हूं, 10 के साथ कंपेयर करने के लिए अभी कोई है क्या बाकी? बरोबर। तो इधर मैं बोलूंगा मुझे मेरा पास नंबर 2 मिल गया। एंड आप देख सकते हो पास नंबर 2 में क्या बोलते हैं वो, सेकंड हाईएस्ट एलिमेंट को अपनी जगह मिल गई। एम आई क्लियर? चलो फिर से स्टार्ट। नेक्स्ट दो नंबर आर दे इन ऑर्डर? अरे यार आर दे इन ऑर्डर? तो कहने से एज इट इज। आगे बढ़ो। नेक्स्ट दो नंबर आर दे इन ऑर्डर? क्या करो, इधर आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा 7, बाकी सब एज इट इज। अभी 8 को टच करने की जरूरत नहीं, बरोबर ना? नेक्स्ट 7 के साथ कोई है क्या? तो कहने से 7 को करता हूं अंडरलाइन और इधर मुझे मिल गया पास नंबर 3। आई होप मेरे स्टूडेंट को समझ रहा है सबको। नेक्स्ट दो नंबर आर दे इन ऑर्डर? क्या करो, इधर आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा 6, नेक्स्ट दो नंबर 6 के साथ कोई है क्या कंपेयर करने के लिए? बरोबर। तो इधर मुझे मिल जाएगा मेरा पास नंबर 4। कहने से सब पास में आ गए, बस एक नंबर बाकी रहेगा, कौन सा? तो उसको मैं उधर ही कर दूंगा स्टॉप। 2 के साथ कंपेयर करने के लिए कोई है ही नहीं, बरोबर। इट सीम कि मेरा एरे सॉर्टेड हो गया। देखो ना एरे सॉर्ट हो गया दोस्तों, हाँ या ना?
ये है लॉजिक बबल सॉर्ट का। अब एक बॉटम लाइन, गोल्डन लाइन। हैव यू ऑब्जर्व 5 नंबर थे टोटल, मुझे सॉर्ट करने के लिए टोटल 4 पास लगे। अगर 10 नंबर्स होते तो कितने पास लगते? n नंबर्स होते तो कितने पास लगते? एंड दैट इज द गोल्डन लाइन। बबल सॉर्ट विल टेक n-1 passes। समझा मैंने क्या बोला? बबल सॉर्ट हमेशा कितने पासेस लेता है? एक बार फिर से आप बोलोगे क्या मैंने बोला अभी इस लास्ट स्टेटमेंट? बबल सॉर्ट विल टेक हाउ मेनी पासेस? n-1 passes। इज दिस क्लियर? नहीं, मैंने इसके लिए बुलवाया क्योंकि आपको पता है ना, एग्जाम्पल से नहीं, अभी तो अपने को इसका अल्गोरिदम भी लिखना है। तो लेट्स स्टार्ट राइटिंग दी अल्गोरिदम। अल्गोरिदम मतलब ना गाइस, मैं सूडोकोड अल्गोरिदम लिखने वाला हूं। आपके सिलेबस में सूडोकोड अल्गोरिदम है, तो इधर अल्गोरिदम बोल के एक्चुअली हम लोग उसका सी का फंक्शन ही लिखने वाले हैं। क्या लिखने वाले? सी का कौन सा सॉर्ट है? तो मैं अज्यूम करता हूं, आपको तो पता ना फंक्शन का नाम कुछ भी हो सकता है। मैं अज्यूम करता हूं मेरे पर्टिकुलर फंक्शन का नाम रहेगा बबल। क्या नाम मैंने अज्यूम किया फंक्शन का? अच्छा, बबल फंक्शन को कहने से सबसे पहले मुझे इधर पास करना पड़ेगा एरे। ये ले भाई एरे, और सी है तो इधर मुझे एरे का साइज भी पास करना पड़ेगा, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट मैंने क्या रखा बताइए? n। ये चालू कर दिया मैंने मेरा बबल नाम का फंक्शन। अभी तो पहला सॉर्टिंग है, मैंने बोला ना टोटल 5 सॉर्टिंग अपने को पढ़ने। भाई कोई भी सॉर्टिंग होने तो पांचों में से आप एक बार दिमाग में गांठी मार लो कि कोई भी सॉर्टिंग करने के लिए मुझे एटलीस्ट 2 फॉर लूप तो लगने वाले ही है। कितने फॉर लूप लगने वाले? अभी मैं भी थोड़ा स्मार्ट हूं, थोड़ा नहीं ज्यादा ही स्मार्ट हूं। तो अगर मुझे पता है 2 फॉर लूप लगने वाले हैं, तो मैं क्यों ना 2 वेरिएबल स्टार्टिंग में बना दूं, आई और जे। एक फॉर लूप के लिए आई, दूसरे फॉर लूप के लिए जे। और अभी भी मैंने लॉजिक भी डिस्कस किया। आप सब लोग मेरे से एग्री करते हो क्या? बबल सॉर्ट में कभी कभी मुझे स्वैपिंग करना पड़ता है, और अगर स्वैप करना ही है तो क्यों ना स्वैप करने के लिए जो दिमाग में आता है वो वेरिएबल यूज करूं, टेम। तो मुझे लगता है फिलहाल तो ये 3 वेरिएबल ठीक है। कौन से 3 वेरिएबल बनाए मैंने? चलिए ये चालू करता हूं मैं मेरा पहला फॉर लूप। अगर मुझे किसी ने पूछा सर आपका ये पहला फॉर लूप किसके लिए है, कमेंट करके लिख रहा हूं आगे। यार स्टूडेंट, मेरा पहला फॉर लूप हमेशा होता है पास के लिए। किसके लिए होता है? दिमाग के सारे अभी ढक्कन खोल दो, मुझे सबके आंसर चाहिए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था बबल सॉर्ट कितने पास लेता है? n-1 तो ये फॉर लूप कितनी बार चलना चाहिए टोटल? कितनी बार चलना चाहिए? पास के लिए है ना, और 500 n-1 है बरोबर, तो ये कितनी बार चलना चाहिए? तो ये मैंने मेरा फॉर लूप लिखा, i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n-1, i प्लस प्लस। जरा पढ़ के मुझे बताइए कहां से कहां तक जा रहा है ये फॉर लूप? n-1 तक बोलो मतलब आंसर रॉन्ग है। मैंने लेस देन n-1 लिखा है। n-2 फिर से एक बार बोलो कहां से कहां तक जा रहा है? क्योंकि लेस देन n-1 लिखा है ना, मतलब n-1 को नहीं पकड़ेगा, उसके पहले आएगा। आप बराबर आंसर दे रहे हो, एक बार जोर से बोलो कहां से कहां तक? 0 से n-2। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर n का वैल्यू 5 है तो कहां से कहां तक? n-2, n का अगर 5 तो 0 से 3 आएगा ना। मतलब क्या क्या वैल्यू? 0, 1, 2, 3। कितनी बार चलेगा? कितनी बार चलेगा? मतलब n-1 टाइम चलेगा। अपने को यही चाहिए था, नहीं समझा लगता है। पक्का? फिर से एक बार, कहां से कहां तक जाएगा? 0 से n-, वेरी गुड, 0 से n-2। मतलब कितनी बार चलेगा? n-1 टाइम। कितनी बार चलेगा? n-, और आपने मुझे बोला था ना पास से मतलब n-1 ही चलना चाहिए। भाइयों हाँ या ना? अच्छा, ये घुसा में अंदर फॉर जे। अगर मुझे किसी ने पूछा सर जे वाला फॉर लूप किसके लिए होता है, तो मैं हमेशा बोलता हूं जे वाला फॉर लूप होता है कंपेयर करने के लिए। कंपेयर करने के लिए वो ग्रीन वाला लाइन दिख रहा है सबको, बॉक्स वाला,
आराम से मुझे बोलो टोटल कितने कंपैरिजन किए थे? पहले कंपैरिजन किसका था? 10 और, हाँ ये पहला था। बाद में 8 और, बाद में कितने कंपैरिजन हुए टोटल? मतलब कितनी बार चलना चाहिए ये? n-1 टाइम ही। अरे 4 मतलब n-1 टाइम है ना, मतलब जे वाला फॉर लूप भी कितने चलना चाहिए? ऊपर वाला कितना चल रहा था? तो ये भी उतना ही चलना चाहिए, बरोबर ना? तो कहने से मैं लिमिट सेम रखता हूं, j इज इक्वल टू 0, j इज इक्वल टू 0, j लेस देन n-1, j प्लस प्लस। पूछने की जरूरत नहीं है, ये भी कहां से कहां तक जा रहा है स्टूडेंट? आवाज नहीं आ रहा है, जोर से बोलो। 0 से मतलब कितनी बार? n-1। ये 0 से चलो क्या ना, आपने नहीं समझा? क्यों इसको भी n-1 टाइम किया? क्योंकि सर कंपैरिजन n-1 ही थे ना। पहला कंपैरिजन, दूसरा कंपैरिजन, तीसरा कंपैरिजन, चौथा कंपैरिजन, n-1 ही कंपैरिजन थे, बराबर? हाँ या ना? मुझे बोलो सबसे पहले आपने किसको किसके साथ कंपेयर किया था? ए ऑफ डैश को ए ऑफ डैश के साथ, ए ऑफ 0 को, बराबर आंसर है। एक बार फिर से सब लोग कंपेयर करने के लिए कौन है? आई है या जे है? तो आपने क्या बोला, किसको किसके कंपेयर किया था? अरे जोर से बोलो, किसको किसके कंपेयर किया था? 0 को ए ऑफ, कंपेयर करने के लिए जे है, जे का स्टार्टिंग वैल्यू 0 है। मैं ऐसा लिखूंगा चलेगा क्या? मतलब आपने कंपेयर किया था ए ऑफ जे को, मतलब 0 ही ना, ए ऑफ जे प्लस 1 के साथ, हाँ या ना? अगर ऑर्डर में है तो वैसे रखते, कुछ नहीं करते। करते कब है? ऑर्डर में नहीं है, मतलब कौन बड़ा? ए ऑफ जे बड़ा या ए ऑफ जे प्लस 1 बड़ा? कहना से ए ऑफ जे अगर बड़ा है, देखो ना, ए ऑफ जे मेरा 10 था, ए ऑफ जे प्लस 1 8 था, स्वैप किया ना आपने उनको। तो अगर ए ऑफ जे प्लस 1 से बड़ा है, दोनों को क्या करो? क्या करो दोनों को? किन दोनों को? ए ऑफ जे को ए ऑफ के साथ क्या करो? स्वैप करने के वो मैजिकल 3 स्टेटमेंट सबको पता है ना? क्या लिखना पड़ेगा मुझे? टेम्प इज इक्वल टू ए ऑफ जे, बाद में ए ऑफ जे इज इक्वल टू ए ऑफ जे प्लस 1, बरोबर? एक और बाकी, एक और बाकी, छोड़ो मत, पकड़े रहो। ए ऑफ जे प्लस 1 इज इक्वल टू 10। इधर मेरा इफ खत्म, एल्स पार्ट आएगा ही नहीं, क्योंकि अगर ऑर्डर में है तो कुछ भी नहीं करना है, बरोबर? तो कहने से एल्स नहीं रहेगा। इधर इफ खत्म, इधर मेरा जे वाला फॉर लूप खत्म, इधर मेरा आई वाला फॉर लूप खत्म, मतलब सारे पास के लिए करेगा। एंड ट्रस्ट मी, इधर मेरा बबल नाम का फंक्शन भी खत्म। दैट इज द एल्गोरिथम ऑफ बबल सॉर्ट। पॉज लिया मैंने, क्लियर है क्या सबको? पक्का? आई वाला फॉर लूप कहां से कहां तक जा रहा है? ये समझ में आना चाहिए अभी सबको देख के ही, बराबर? कितनी बार चलेगा जे वाला फॉर लूप? कितनी बार चलेगा? n-1 या n-2? n-2 कितनी बार चलेगा मैंने बोला? कहां से? n-1, बरोबर? मैंने किन दोनों को कंपेयर किया, सबने देखा, ए ऑफ जे को ए ऑफ जे प्लस 1 के साथ। एंड अगर ऑर्डर में नहीं है तो उनको क्या किया? स्वैप किया। हाँ बोलो, क्या डाउट था आपको? आई का वैल्यू n-2 करेंगे, लेस देन n-2। हाँ, जब n-2 होगा तो लास्ट इटरेशन पे रुक जाएगा, बरोबर? हाँ बरोबर, मतलब 0 1 2 3 4 हुए ना, 4 मतलब n-1, 0 से चालू कर रहा हूं ना मैं। हाँ तो बरोबर ना, तो 0 से 3 कितने हुए? तो 5 के लिए क्या होगा? n-1 ही होगा। अरे 5 के लिए 4 मतलब n-1 ही है ना?
तो अपना पास तो n-1 टाइम ही चलना चाहिए, बराबर है। हेलो, क्लियर सबको? पक्का? स्टिल 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 नॉट फिनिश्ड। ये तो क्या लिखा हमने इसका? आपको तो पता है ना, मेन अपना ये सब्जेक्ट किसके साथ डील करता है? कॉम्प्लेक्सिटी। तो अभी मुझे निकालना है बबल सॉर्ट का कॉम्प्लेक्सिटी। कोई भी सॉर्टिंग टेक्निक का कॉम्प्लेक्सिटी ना 2 स्टेप में निकालेंगे। स्टेप नंबर 1 जैसा मैं लिख रहा है वैसे पेपर में आना चाहिए सबके। स्टेप नंबर 1, आपको पहले बताना पड़ेगा नंबर ऑफ पासेस कितने हैं। कितने पासेस है? अरे 4 क्या बोल रहे हो, कितने पासेस है? तो स्टेप नंबर 1 नंबर ऑफ पासेस n-1। स्टेप नंबर 2 नंबर ऑफ कंपैरिजंस इन पास 1। पास 1 में कितने कंपैरिजन हुए? पास 1 मतलब आई का पहला वैल्यू। पास 1 मतलब आई का पहला वैल्यू, बराबर। आई का पहला वैल्यू क्या रहेगा? आवाज नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है। हाँ, आई का पहला वैल्यू क्या रहेगा? 0। जब आई का वैल्यू रहेगा 0, जे वाला लूप कितनी बार चल रहा है रे? आई का स्टार्टिंग वैल्यू 0, अंदर आएगा ना जे। जे कितनी बार चलेगा? n-2 जीरो से लेके 0 से लेके n-1 या 0 से लेके n-2? 0 से मतलब लेके कितनी बार n-2 चलेगा? आवाज नहीं आ रहा है, कितनी बार चलेगा? तो जब आई का वैल्यू रहेगा 0, कहने से n-1 टाइम चलेगा। मैं पूरा नहीं लिखता। नंबर ऑफ कंपैरिजन इन पास टू। पास टू मतलब आई का वैल्यू क्या रहेगा? बरोबर। फिर से अंदर आएगा, जे कितनी बार चलेगा? उधर देख के मुझे बोलो, मेरी तरफ नहीं। कितनी बार चलेगा? n-1 या n-2? अरे जे का आई के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है, तो 0 से लेकर n-2 मतलब कहने से n-1 टाइम ही चलेगा। तो कहने से पास 2 के लिए भी n-1 टाइम ही चलेगा। यार अभी मत गलती करो। नंबर ऑफ कंपैरिजन इन पास 3। पास 3 में आई का वैल्यू रहेगा 0 हुआ, 1 हुआ, 2। जे कितनी बार चलेगा? कितनी बार चलेगा? तो कहना इससे पास 1 के लिए भी n-1, पास 2 के लिए भी n-1, पास 3 के लिए भी n-1, फिर पास 4 के लिए भी। तो डॉट 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 ऐसे कितने पासेस है? 1 में दिख रहा है n पासेस है क्या? तो कहने से नंबर ऑफ कंपैरिजन, लास्ट पास कौन सा रहेगा? पास n-1 भी कितना रहेगा? अरे हाँ या ना? तो अगर मैं सबका एडिशन करूं, n-1 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 n-1, ऐसा कितनी बार हो रहा है? तो कहने से टोटल n-1 हो रहा है n-1 टाइम। स्टूडेंट इसको फोड़ सकते हैं क्या हम लोग? इट इज एक्चुअली इक्वल टू n-1 का स्क्वायर ना। यू नो द फॉर्मूला a माइनस b का स्क्वायर। क्या लिखेंगे इसको मुझे बताइए? n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। हेलो, बरोबर। आप ही ने एक बार मुझे बोला था सर इस केस में n का हाईएस्ट डिग्री पकड़ा जाएगा। क्या है n का हाईएस्ट डिग्री? तो कहने से मैं ऐसा लिखूंगा चलेगा, बबल सॉर्ट का कॉम्प्लेक्सिटी आएगा ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। दैट इज द आंसर। यू गॉट द एग्जांपल? 5 मार्क के लिए पूछा जाता है। राइट द एल्गोरिथम ऑफ बबल सॉर्ट एंड एक्सप्लेन और डिराइव इट्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एक्सपेक्टेड है कि आप एल्गोरिथम लिखिए एंड कॉम्प्लेक्सिटी लिखिए। सबने सुना मैंने क्या बोला? फिलहाल आप लिखते समय एग्जांपल भी लिखिए, एल्गोरिथम भी लिखिए और कॉम्प्लेक्सिटी भी लिखिए। ओके, प्लीज कंप्लीट दिस।
ओके ऑनलाइन वाले तो चिल्लाए नहीं ना, सबका लिखा होगा। अच्छा डन स्टूडेंट्स, कुछ डाउट इसमें किसी को? ऑनलाइन स्टूडेंट तो ठीक है, जैसे मैंने बोला आज एज अ डेमो लेक्चर हम लोग इधर तक देखेंगे। नेक्स्ट टाइम आज बबल सॉर्ट देखा ना, नेक्स्ट टाइम सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट और कुछ और प्रॉब्लम्स देखेंगे। एज ऑलरेडी सेड दिस सब्जेक्ट इज ऑल अबाउट द प्रॉब्लम्स। थोड़ा सा मैथ्स का लॉजिक या मैथ्स का नॉलेज भी आपका टेस्ट होगा, तो मैथ्स भी लगेगा इसके अंदर। ओके चलिए, तो विल स्टॉप हियर फॉर टुडे, विल कंटिन्यू नेक्स्ट वीक। करूं मैं स्क्रीन शेयर स्टॉप? चलिए।